बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कंप्लीट कर लिया था, तो आज एक छोटी सी वीडियो हम न्यूटन थर्ड लॉ पे लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने छोटी छोटी बातें ना अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद रखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन के मुतालिक डील करता है। हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता था? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन बताता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताता है कि फोर्स को मेजर कैसे करना है। याद रखेंगे, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये हमें यूजेस ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। ये आप साइड पे लिख लें। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव द यूजेस ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ डेफिनेशन बताता है, गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ यूजेस ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। तो आइए देखते हैं फोर्स का यूज। तो जी बच्चे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल, उनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो ये इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ये ऑपोजिट होंगे। तो जी बेटा, इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं एरो भी डाल देता हूं उसके ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों फोर्सेस की। तो माइनस का साइन किसको शो कर रहा है जी? डायरेक्शन को। डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि जब भी दो फोर्सेस होंगी ना, वो हमेशा पेयर की शक्ल में होंगी। मैं मिसाल दे देता हूं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके साथ पेयर कौन बनाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्सेस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये हमेशा पेयर की शक्ल में होंगी। जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद करनी है। उसके बाद बच्चे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ द सेम नेचर। ये बात भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों ने याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन जो दो फोर्सेस है ना, उन फोर्सेस की नेचर भी सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फोर्सेस अलग अलग है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नेचर सेम होनी चाहिए। अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं, जो दो फोर्सेस हो उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। जिस तरह हम सिंपल पेंडुलम में देखते हैं ना, एक्शन रिएक्शन, नीचे वेट है, वेट का यूनिट न्यूटन है, रस्सी में टेंशन है, तो उनके यूनिट भी सेम हो, एक्शन और रिएक्शन के नेचर सेम हो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस है ना बेटा, वो एक ही टाइम में एक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन अब हो गया तो रिएक्शन थोड़ी देर बाद होगा। एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं, सेम लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है कि जिस वक्त एक्शन हो रहा है, सेम उसी टाइम में रिएक्शन हो रहा है। सेम लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक्शन और रिएक्शन के एक्ट होने का टाइम अलग अलग नहीं है, टाइम भी सेम है। जिस टाइम एक्शन होगा, फौरन उसी टाइम रिएक्शन भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी बेटा, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। याद रखेंगे, एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस है ना, वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती, बट ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। ये बात एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं, वो एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपने मेज के ऊपर एक बुक रखी है, तो अगर बुक का एक्शन हो रहा है ना टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर ये देखें, ये मैंने अपने हाथ के ऊपर पॉइंटर रखा है, अगर ये पॉइंटर एक्शन कर रहा है मेरे हाथ के ऊपर, तो मेरा हाथ रिएक्शन कर रहा है पॉइंटर के ऊपर, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो अगर आपने एक टेबल के ऊपर बुक रखी है, बुक एक्शन कर रही टेबल के ऊपर, टेबल रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? बुक के ऊपर। तो ये बुक और टेबल अलग अलग है। तो याद रखेंगे, एक्शन, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन
एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगी। एक्शन एंड रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट जी, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस आपस में कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको काइंडली नोट करें। फिर मैं थोड़ा सा इसको एक नए एंगल से आपको बताता हूं जरा। तो जी बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करती, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। तो आइए एक डायग्राम से उसको समझते हैं, ज़रा गौर करें। व्हेन वन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये वन ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट आपने ज़हन में रखना है। मतलब ये देखें ज़रा डायग्राम के जरिए, ये एक मैंने फुटबॉल बनाया है, ये आपका पाँव है, ठीक है, आपने बूट शूट डाले हुए हैं। तो ये अब आप क्या करते हैं, जब आप किक मारते हैं फुटबॉल को, तो बेटा आपका पाँव फुटबॉल के ऊपर, इस देखें आपकी जो लेग है, जो आपने शूज़ डाले हुए हैं, आपके पाँव को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, ए का, और फुटबॉल को मैंने नाम दिया बी का। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, अगर आप, ये ए है और ये बी है, अगर आपके पाँव ने किक मारी ना फुटबॉल के ऊपर, तो इसको कहेंगे हम एक्शन, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। तो ये वन ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट का मतलब है लगाना, जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है किसके ऊपर, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेम मैग्नीट्यूड, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगा बी ऑन ए। तो ये देखें इधर, ये फुटबॉल भी आपके पाँव पर फोर्स लगा रहा होता है, फुटबॉल भी लगाता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ज़रा मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ऑन ए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ज़रा इस बात को नोट कीजिएगा कि एक्शन और रिएक्शन, अब आपने गौर किया कि वो जो पॉइंट मैंने पीछे बताए थे, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, नंबर वन। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये सेम लेंथ ऑफ टाइम में, कि जिस वक्त पाँव ने फुटबॉल को किक किया ना, फुटबॉल ने फौरन रिएक्शन किया है, तो ये सेम लेंथ ऑफ टाइम। और आपने देखा कि इन फोर्सेस की नेचर भी सेम है और ये पेयर की शक्ल में है, तो ये सारे पॉइंट एक्ट कर रहे हैं। तो बेटा एक छोटी सी एग्जांपल ज़रा और नोट करें कि ये हमारी अर्थ है, ज़मीन है। अब एक बंदा ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, अगर ज़मीन इंसान को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो ये एक्शन है। तो इंसान भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है, ये रिएक्शन है। अब बंदा कहता है सर, बच्चे पूछते सर ज़मीन इंसान के ऊपर एक्शन कर रही है, बंदा नीचे को आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, ये बात तो समझ आती है। बेटा ज़रा गौर करें, ये ना एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन है ना ऐसे। अब ज़मीन ने किया एक्शन, एफ फिजिकल टू एम ए, आपने पढ़ा हुआ ना, और माइनस एफ रिएक्शन किसने किया। अगर ज़मीन इंसान को खींच रही है तो इंसान भी ज़मीन को खींच रहा है, तो इंसान के मैं स्मॉल एम से नाम दे देता हूँ। अब हम खुद ज़मीन की तरफ आते हुए तो महसूस होते हैं, उसकी वजह पता है क्या है, ये याद रखें, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बच्चे। तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारा मैस कम है ज़मीन के मुकाबले में, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो हम तो नीचे आते हुए महसूस होते हैं, जबकि एक इंसान के मुकाबले में ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो इसलिए हमें ज़मीन ऊपर आती महसूस नहीं होती। अलबत्ता इंसान भी ज़मीन को ऊपर खींच रहा है, तो ये रिएक्शन है ना, तो लेकिन हमें ज़मीन महसूस नहीं होती क्योंकि उसका मैस ही बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो बेटा ये चंद अहम बातें थी न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। आई होप कि आपको छोटा सा लेक्चर ये पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।